जी तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी ज्योग्राफी की ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए जिसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में समझा था, यानी गैलेक्सी अपनी, ब्रह्मांड क्या है, उसके कुछ सिद्धांत हमने देखे थे। तो उसी के सिलसिले में तीसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, तो हम अपना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, इससे पहली क्लास में हमने ब्रह्मांड समझ लिया था, तारे समझ लिए थे, निहारिका समझ ली थी। ठीक है, और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो सोलर सिस्टम को हम थोड़ा समझेंगे। बट उससे पहले हम सूर्य और पृथ्वी के संबंध में, उनकी स्थिति के संबंध में 2 चीज़ें हम जान लेते हैं। 2 सिद्धांत हैं जिनको आपको समझना जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के संबंध में 2 सिद्धांत दिए गए। सिद्धांत कैसे दिए गए? इनकी स्थिति को लेके कि ये किस स्थिति पे है और कौन किसके चक्कर लगा रहे हैं, है नहीं। जैसे अभी हमें पता है ना कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो ये चीज किसने बताई और क्या सिद्धांत इसके लिए दिए गए थे, उसी को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य संबंध में 2 सिद्धांत दिए गए थे। एक को हम कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत, सेकंड को हम कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत और आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो ये 2 सिद्धांत है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोसेंट्रिज्म थ्योरी और इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिज्म थ्योरी। ठीक है, दोनों अलग अलग व्यक्तियों ने दी। सेकंड, अब क्या है पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सेकंड शताब्दी में जब स्टार्टिंग में तो एक व्यक्ति हुए थे टॉलमी। ठीक है, अरस्तु टॉलमी। ठीक है, ये एक व्यक्ति हुए थे सेकंड सेंचुरी के वो, और ईसाई धर्म को मानने वाले थे। तो इन्होंने एक अपनी अवधारणा दी थी। अवधारणा इन्होंने क्या दी? इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये केंद्र में स्थित है। हमारे ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड है नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और बाकी की सारी तमाम चीजें जैसे सूरज हो गया, सन, और बाकी जितने तारे या हमारे ग्रह है, ये सब क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी टॉलमी ने। कौन से सिद्धांत के तहत? भूकेंद्रीय सिद्धांत। भू का मतलब पृथ्वी, केंद्रीय का मतलब केंद्र में। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत के तहत इन्होंने क्या बात कही थी कि पृथ्वी केंद्र में और सन और बाकी तमाम चीजें क्या करती है? पृथ्वी का चक्कर लगाती है। कब कहा गया था इन्होंने? सेकंड सेंचुरी। ठीक है, सेकंड सेंचुरी में बात कही गई। अब उस समय लोगों ने इनको पूजना शुरू, मतलब एक भगवान के रूप में मान लिया कि इन्होंने मतलब भगवान की तरह इनको मान लिया। इनको समझा कि इन्होंने पृथ्वी पे रहते हुए पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता रहे कि पृथ्वी की स्थिति कहां पर है और सन किसका चक्कर लगा रहा है नहीं। तो उस समय के दौरान इनके सिद्धांत को बहुत माना गया। तकरीबन 1400 वर्ष तक ये सिद्धांत को लोग मानते हुए चले थे। 1400 वर्ष तक लोगों ने इस सिद्धांत को मानना था, भूकेंद्रीय सिद्धांत। और इसके तहत ही क्या समझते थे लोग कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और बाकी तमाम चीजें उसके चक्कर लगा रही है। अच्छा, इस अवधारणा को देने का मकसद क्या रहा होगा? तो देखो, उन्होंने सोचा होगा कि पृथ्वी तो घूम नहीं सकती किसी चीज के, क्योंकि अगर घूमेगी तो सब हिलने लग जाएगा, पर्वत टूटने लग जाएंगे, है नहीं। उनका जो थॉट कहता होगा उस समय, तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वी हिलती नहीं, अपनी जगह स्थिर है। बट सूरज देखते कि निकलता है फिर छुप जाता है, चंद्रमा देखते हैं फिर निकलता है फिर न्यूज जाता है। तो उन्होंने इस अवधारणा से कहा कि ये सारी चीजें चक्कर लगा रही है किसका? पृथ्वी का। तो ये बात आपको समझ में आ गई। भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी ने दिया था सेकंड सेंचुरी में और 1400 वर्ष तक इस सिद्धांत को सही माना गया था। इसी को कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत और इंग्लिश में इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पे। इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिज्म थ्योरी। इस थ्योरी के तहत क्या कहा गया? सूर्य केंद्रीय थ्योरी के तहत क्या किया गया? देखो, 1400 वर्ष तक क्या हुआ? इनके सिद्धांत को मानते हुए चली लोग। लेकिन क्या होता है, क्या बोलते हैं, लगभग अराउंड 5043 में
5043 में एक व्यक्ति एक सिद्धांत देता है जिनका नाम था कोपरनिकस। ये एक व्यक्ति होते हैं, ये एक सिद्धांत देते हैं कब? 5043 में। क्या नाम था उस सिद्धांत का? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हीलियोसेंट्रिज्म थ्योरी। इसके तहत ये कहते हैं कि जो टॉलमी ने ये भू केंद्रीय सिद्धांत इतने सालों से हम जो मानते आ रहे हैं, ये पूरा एक तरह से नकार दिया। और इन्होंने कहा कि जो भू केंद्रीय सिद्धांत में ये कहा गया कि पृथ्वी केंद्र में, जबकि ऐसा नहीं है। कौन केंद्र में है? सूर्य केंद्र में है, और बाकी पृथ्वी और तमाम चीजें किसका चक्कर लगा रही है? सन का चक्कर लगा रही है। तो इन्होंने ये सही क्या दे दी? अवधारणा दे दी। और एक्चुअली में जो हम आज के समय में अपनी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी से देखते हैं, तो यही हमें निकल के आता है कि हाँ, सूर्य का चक्कर पृथ्वी और अन्य ग्रह उपग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह हमें देखने को मिलता है। तो ये बात कह दी गई थी किसने? कोपरनिकस ने। कब कही थी? 5043 में। ठीक है, इतना। अब देखो, अब 5043 में यह अवधारणा इन्होंने दे दी, लेकिन क्या हुआ? लोगों की भावना यहां पर ठेस पहुंच गई। लोगों ने कहा कि जो टॉलमी ने भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था, वो ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा विकसित भी और बहुत ज्यादा फैला रहे थे ईसाई धर्म को, तो लोगों ने उनको भगवान मान लिया। अब भगवान की बात को कोई अगर नकार दे, हमारा विज्ञान अगर भगवान की बात को नकार दे, तो जाहिर सी बात है लोगों की भावना ठेस पहुंच जाती है, भले ही वो बात सच हो या नहीं हो। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन आती है। सूर्य के कोपरनिकस ने जब ये सिद्धांत दिया और ये कहा कि इससे पहले जो हम सिद्धांत मानते हुए आ रहे हैं कि पृथ्वी केंद्र में और बाकी सब चीजें चक्कर लगा रही है, इसकी टॉलमी की बात को मानते हुए, तो उन्होंने सिद्धांत दे दिया। तो लोगों ने क्या कर दिया? इनको जिंदा जला दिया। सूली पे चढ़ा के कोपरनिकस को क्या कर दिया? जिंदा जला दिया गया। बट वो आपका टॉपिक, मतलब वो आपका क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इतना याद रखना, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत 5043 में कोपरनिकस ने दिया था, जिसके तहत सूर्य केंद्र में और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और बाकी तमाम ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये दो सिद्धांत है पृथ्वी और सूर्य के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे का हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब चक्कर की बात तो आ गई। अब एक चीज और समझो, जैसे ये हमारा सन है, सन, ये हमारी पृथ्वी है, एक पृथ्वी यहां बना लो। हमको पता है इस तरह चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये इस तरह चक्कर लगाती है, किसके? सन की। तो ये हमारा अर्थ हो गया। तो देखो, चक्कर लगाने में ना, पृथ्वी जो सन का चक्कर लगाती है वो गोल आकार में नहीं लगाती। किस में नहीं लगाती? गोलाकार में नहीं लगाती। किस आकृति में? अंडाकार आकृति में लगाती है। लेकिन हाँ, जो कोपरनिकस थे, इन्होंने अपनी अवधारणा में ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य का गोल चक्कर लगाती है। यहाँ इनकी बात थोड़ी सी एक गलत थी, बट उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बट उनकी अवधारणा बिल्कुल सही उन्होंने दी थी। तो हम उनसे ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि गोलाकार बता दिया, अंडाकार नहीं बताया, तो वो गलत हो गए। नहीं, उनकी अवधारणा सही थी। लेकिन जिस तरह हमारे पास धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, गैलीलियो ने किसका दूरदर्शी का आविष्कार कर दिया, टेलीस्कोप बनाया जब गैलीलियो ने, और उससे जब ब्रह्मांड को समझा गया है नहीं, तो उन्होंने भी यही पाया कि जो कोपरनिकस ने बात कही थी वो सही थी। बट क्या होता है इसके बाद एक व्यक्ति और होते हैं, हाँ, इसके बाद एक व्यक्ति और होते हैं, केपलर ये बात बताते हैं कि जो अर्थ है वो सन का अंडाकार रूप में क्या लगाती है? चक्कर। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज गोल आकार में किसी के चक्कर लगा रही है, जैसे ये कोई केंद्र है और इसके गोल आकार में कोई चीज चक्कर लगा रही है, तो उसकी यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर होनी चाहिए। यहां से लेके यहां तक की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। मतलब आर जो है, त्रिज्या जो है, वो बराबर होनी चाहिए। बट ये वाली कंडीशन हमारे अर्थ में देखने को नहीं मिलती। हमें क्या देखता है कि किसी डेट में तो अर्थ सूरज के नजदीक होता है और किसी डेट में अर्थ सूरज के दूरी पे होता है। तो हम इस अवधारणा से क्या हो गई? त्रिज्या चेंज हो गई, कभी नजदीक है कभी दूर है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि अर्थ सन के गोल आकार में चक्कर लगा रहा है? नहीं। किस तरह से? एक अंडाकार फॉर्म में, एक
अंडाकार रूप में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसी को कुछ नाम दिया गया है, ठीक है, इसको ही कुछ नाम दिया गया है। जब सन और पृथ्वी की दूरी नजदीक होती है, क्या होती है, पास पास होती है, उसको कहा जाता है उपसौर। उपसौर की नजदीक है। और जब सन और अर्थ की दूरी दूर होती है, इसको कहा जाता है अपसौर। अपसौर। याद करने का क्या तरीका है, पहला अक्षर क्या है, आ है, दूसरा इसमें क्या है, पहला अक्षर ऊ है, इसमें क्या है, आ है, और इसमें क्या है, ऊ है। अब ये बताओ, आ पहले आता है या ऊ पहले आता है? आप कहोगे अ पहले आता है। तो ए जब पहले आता है तो किसी इंसान का जब पहले जन्म होता है, दो भाई और किसी का पहले हुआ, तो बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा जिसका पहले जन्म हुआ। तो बताओ, ये बड़ा हो गया क्योंकि यह पहले आता है, तो ये बड़ा हो गया, बड़ा भाई हो गया। तो बड़ा है तो क्या होगा, दूरी ज्यादा है, दूरी बड़ी है। तो इससे याद कर सकते हो। अगर अपसौर आ रहा है तो पहला देखो आ है, और आ में क्या होता है, बड़ा है या, तो मतलब दूरी वाला ज्यादा है दूरी। और यहीं अगर ऊ आ जाए तो ऊ छोटा है, आ के बाद में ऊ आता है नहीं, तो ऊ क्या हो गया, छोटा है। तो जब छोटा है तो दूरी कम होगी, तो दूरी क्या है, छोटी है, मतलब कम है, तो उपसौर हो गया। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है उपसौर में चंद्रमा, उपसौर में सन और पृथ्वी की दूरी नजदीक होती है या ज्यादा होती है, तो आप उपसौर से बता दोगे ऊ मतलब छोटा, और छोटा मतलब कम है दूरी, तो कम है दूरी। तो याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी डेट की, कि उपसौर वाली स्थिति हमें कब देखने को मिलती है और अपसौर वाली स्थिति हमें देखने को कब मिलती है, इसकी डेट हमें याद रखनी है। तो देखो, उपसौर वाली जो स्थिति है ये हमें 3 जनवरी में देखने को मिलती है। 3 जनवरी, जब 3 जनवरी आता है, 2 से 3 जनवरी आता है, तो उस स्थिति में पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है। ये याद रखना, पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी में। लेकिन जब क्या बोलता है आपका 4 जुलाई आता है, 4 जुलाई, तो पृथ्वी सूरज के दूरी पे होती है। तो देखो यहां पर है, एग्जामिनर अब आपको यहां घुमा सकता है, वो ये कहेगा ही नहीं कि अपसौर उपसौर की स्थिति बताओ, नहीं, वो ये कहेगा कि 3 जनवरी में पृथ्वी और सूरज की मध्य दूरी कम होती है ज्यादा होती है, वो ये पूछेगा। वो पूछेगा ही नहीं अपसौर उपसौर, वो सिर्फ ये कहेगा कि 3 जनवरी, दिनांक 3 जनवरी में पृथ्वी और सूरज की दूरी कम होती है ज्यादा होती है। तो आप बता दोगे 3 जनवरी मतलब उपसौर वाली स्थिति हो रही है, मतलब कम है दूरी, ठीक है। तो यह 2 दूरी आपको याद रखनी, अपसौर उपसौर। एक लाइन होती है एपिसाइड लाइन। एपिसाइड लाइन क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की एक लेखा आप अपनी इच्छा से खींच लो, अपनी इच्छा से ही। तो जब आपने कोई चीज अपनी इच्छा से खींची तो क्या ये रियल में है लाइन, नहीं, काल्पनिक है। तो इस लाइन को कहते हैं काल्पनिक, लेकिन एपिसाइड नाम इसको दिया गया। तो ये लाइन जो होती है इसको कहते हैं एपिसाइड, एपिसाइड रेखा। कैसी रेखा है ये, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये आपको याद रखना, काल्पनिक रेखा है, एपिसाइड रेखा, ठीक है। तो ये थी सन और अर्थ के मध्य की कुछ दूरी, और इसी को बेस पे कुछ 2 सिद्धांत हमने पढ़े, जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिज्म थ्योरी हमने देखी, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हमने समझा, ठीक है। अब इसमें ही अब हम बढ़ते आगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सन। सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा होता है, बुध। उसके बाद कौन, शुक्र। उसके बाद कौन, पृथ्वी। उसके बाद कौन, मंगल। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, मंगल। फिर मंगल के बाद कौन, बृहस्पति। उसके बाद कौन, शनि, रिंग होती है शनि। उसके बाद कौन, अरुण। उसके बाद कौन, वरुण, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, 8 ग्रह होते हैं।
एक और प्लूटो भी था, बट प्लूटो को हटा दिया गया, वो बोना ग्रह या उपग्रह उसको कह सकते हो, बोना ग्रह के रूप में किया गया। अभी उसके बारे में बात करेंगे, प्लूटो ग्रह के बारे में, उसको क्यों हटाया गया है। नहीं, पहले हम समझ लेते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, इसी के बीच में ये बेल्ट है, क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम। ये एकमात्र सूर्य ऐसा तारा है, या आप कुछ भी कह लो, जो हम इस पूरे सोलर सिस्टम को ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, तो इन सबको पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, इस सन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सन को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन चीजों को समझेंगे। फिर हम देखो, पृथ्वी हम पढ़ेंगे लास्ट में। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसी के अंदर अभी हमें घुसना है। हमारी ज्योग्राफी जो स्टार्ट हुई है वो पृथ्वी को पढ़ना है, हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है अंदर। और मैंने कहा था पृथ्वी पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि पृथ्वी किस जगह पे है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। नहीं, तभी तो हम किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट उस चीज में पढ़ने लग जाए। नहीं, तो पहले हमने समझा इसका भारी हिस्सा पृथ्वी के, और जब हम भारी हिस्सा थोड़ा समझ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ के सीधा हम पृथ्वी के अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सन की। ठीक है, सन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, एक इस फेस पे एक इस फेस पे। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। अच्छा, दो चीज मैंने बनाई, एक में तो देखो सन की ना दो पार्ट्स हमें देखते हैं, एक पार्ट्स हम देख नहीं पाते और एक पार्ट्स हम देख पाते हैं। कैसे, जैसे अगर हम अपनी पृथ्वी को ही कहें, हम ब्रह्मांड से या स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो हम उसका भारी हिस्सा देखते हैं, जैसे पर्वत देखते हैं, नदियां देखते हैं, है नहीं। ऊपर जब आप जाओगे पर्वत, नदी या मैदान, यही आप एरिया देख पाओगे, हरा हरा जंगल, यही। क्या आप पूरी पृथ्वी को देख पा रहे हो ऊपर से? नहीं, पृथ्वी का ऊपरी भाग आप देख पा रहे हो, बट उसके अंदर का भाग आप नहीं देख पा रहे हो। जैसे पृथ्वी के अंदर ज्वाला, जहां से ज्वालामुखी निकलती है नहीं, जो आपकी क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर होता है पृथ्वी का, तो ये भाग आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खोलना पड़ेगा। सेम वही चीज हमने सूरज के साथ करी। पहली स्टेज में जो सूरज का हमने आंतरिक हिस्सा पढ़ा है, आंतरिक हिस्सों को देखते हैं सूरज के अंदर क्या है। तो सूरज के अंदर तीन लेयर हमें देखने को मिलती है, तीन लेयर। पहली लेयर जो होती है मध्य का भाग, ये केंद्र का जो भाग होता है सूरज का, कोर, इसको कहा जाता है क्या, कोर, जो केंद्र का भाग होता है। यही जो कोर होता है सूरज में ईंधन बनाने का काम करता है। मैंने आपको क्या बताया, सूरज एक तारा है और तारे बनने की फॉर्म मैंने बताई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन मतलब संलयन कर रहे होते हैं हीलियम में, है नहीं। जब नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन में, तो हीलियम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। तो ये जो क्रिया हमें देखने को मिलती है, ये तारे के केंद्र में देखने को मिलती है। कोई भी तारा आप लोगे ना, उसके केंद्र में, तो अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं जो कि एक तारा ही है, तो इसके केंद्र में क्या बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन करके हीलियम बनाते हैं, जिसके कारण इसमें ईंधन पैदा होता है, जिसके कारण जल रहा। जब ये ईंधन समाप्त होगा तो सूरज के क्या होगा, अंत भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हीलियम बन गया, कुछ समय बाद ये हीलियम आगे जाके क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा, कार्बन। फिर कुछ समय बाद ये कार्बन, जब इसका ईंधन और खत्म हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन में बदल जाएगा। ऑक्सीजन में बदलने के बाद सीधा जब इसको पूरा खाली हो जाएगा ये, तो ये बिल्कुल ठोस हो जाएगा, मतलब आयरन बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी रहती है, आयरन बन जाएगा। और आयरन जब ये बन जाएगा, है नहीं, तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली एक पॉइंट है, ब्लैक होल। ब्लैक होल कब बनता है, जब तारे का एक विनाश, बहुत बड़े तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो वो आयरन ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, तो वहां आप समझो ब्लैक होल भी एक तारा है। घनत्व ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वो अपनी आयरन फॉर्म में आ गया है। अब उसका जो ईंधन था, कार्बन कुर्बन हीलियम सब खत्म अब हो गया, वो आयरन की फॉर्म में। अब घनत्व इतना बढ़ गया कि वो लाइट को भी नहीं छोड़ता। ब्लैक होल सबसे खतरनाक चीज होती है, वो अपने पास लाइट को भी नहीं छोड़ता, लाइट को भी खींच लेता है, तो इतनी खतरनाक ब्लैक होल होती है। तो यही चीज उसकी फेस रहता है, उसका ईंधन जब खत्म होता है तो वो अपने अंतिम आयरन में तब्दील होता है और उससे घनत्व बढ़ जाता है उस चीज का। एक छोटे से पॉइंट पे वो सिमट के रह जाएगा। ठीक है, तो
कुछ समय बाद मतलब कुछ अरबों वर्ष बाद सूरज का भी क्या होगा, विनाश होगा, इसका भी अंत होगा सूरज का, और ये क्या बनेगा, कुछ भी बन सकता है, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, बट ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लैक होल बनने की प्रॉपर्टीज अलग होती है। मैंने आपको बताया सूरज से 1.44 गुना अगर कोई तारा बड़ा है तब उसकी प्रॉपर्टी या तो वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा या ब्लैक होल, और ब्लैक होल के लिए भी और बड़ा तारा चाहिए। तो सूरज का आकार उस हिसाब का नहीं है, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, ब्लैक होल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, ये हो गया कोर, इसका जो टेम्परेचर होता है कोर का वो पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। कुछ बुक में आपका 150 करोड़ भी लिख रखा है, मतलब 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस कुछ बुकों में ये है, बट आपको जो याद रखना है वो रखना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, किसका, कोर का, बहुत ज्यादा खतरनाक, ठीक है, कोई इसको नहीं निकल सकता। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विकिरण जोन की। ये आंतरिक हिस्से का मध्यम भाग होता है, सूर्य के आंतरिक हिस्सा, देखो सूरज के दो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इनर और आउटर। इनर में हमने 3 लेयर बनाई है, अंदर वाले हिस्से में 3, सबसे अंदर वाली लेयर को कोर कहते हैं, उससे थोड़ा ऊपर जो आंतरिक हिस्से का मध्यम भाग होता है उसको कहा जाता है रेडिएशन जोन या विकिरण जोन। ये रेडिएशन जोन जो होता है यहीं से सारी किरणें निकलती है, जैसे एक्सरे, गामा रे, है नहीं, ये जितनी भी आपकी किरणें होती है ये सारी की सारी आपकी रेडिएशन जोन से निकलती है। तो आप ये कह सकते हो सूरज का जो प्रकाश बनता है वो रेडिएशन जोन से बनता है, ना कि इससे। ये क्रिया तो बनाने वाली है, ये क्रिया क्या है, उस चीज को बना रही है। कभी आपने मोमबत्ती जलाई होगी, मोमबत्ती में आप देखोगे इस तरह की आग होती है, लेकिन मोमबत्ती का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा खाली सा आपको दिखाई देता है, जहां पर आग आपको नहीं दिखाई देती, ये हिस्सा। तो आप इसको कोर समझ सकते हो, बट हीट वहां रहती है, बट वो क्या है, हिस्सा आपका कोर ही है। तो लाइट बननी कहां शुरू होती है, थोड़ा ऊपर से, कोर के थोड़ा ऊपर रेडिएशन जोन जैसी आता है। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो रहा था, ये अपनी किरणें जब बना रही थी, लाइट को उत्पन्न कर रही थी, किरणें जब बाहर निकली, एक्सरे, गामा रे, जितनी किरणें निकली वो सब रेडिएशन जोन से निकली। रेडिएशन जोन ये आपका होता है, ये वाला हिस्सा रेडिएशन जोन। तो किरणें यहां से निकलती है, और किरणें यहां से निकलते हुए कहां से निकल जाती है, बाहर कन्वेक्शन जोन या संवहन मंडल से होके बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं रेडिएशन जोन आपका हो गया, विकिरण जोन, यहीं से क्या निकलती है, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें यहीं से निकलती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की किरणें कहां से निकलती है, तो ऑप्शन में सूर्य ही लगा के मत आ जाना कि सूरज से ही निकलती है, बट पूछ लेगा कहां से, तो सूरज के रेडिएशन जोन या विकिरण जोन से निकलती है। कन्वेक्शन जोन, संवहन मंडल, सूर्य का आंतरिक हिस्से का सबसे भारी हिस्सा, सूरज के आंतरिक हिस्से का सबसे भारी हिस्सा। मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना, मैं आंतरिक हिस्सा, तो सबसे पहले अंदर, और आंतरिक हिस्से का भारी हिस्सा मतलब ये वाला प्रथम, ठीक है। तो संवहन मंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वेक्शन जोन। यहां पर क्या होता है, ये जब किरणें निकलती है, ये जो बाहर किरणें निकलती है, इन किरणों के साथ क्या होता है ना, ये छोटे छोटे हाइड्रोजन के सेल बना देती है, यहां पर हाइड्रोजन के सेल बना देती है। कहां पर, संवहन मंडल पे। आपने देखा होगा सूरज पे छोटे छोटे एक अलगदार चमकदार कुछ हिस्से, ज्यादा ही चमकदार आप देखने को देखोगे सूरज पे, तो वो जो होते हैं वो हाइड्रोजन के सेल होते हैं, जो कहां से जो विकिरण जोन से होते हुए ऊपर जब किरणें निकलती है तो वो सेल कहां छोड़ देती है, उसके अपर बॉडी पे छोड़ देती है, संवहन मंडल पे छोड़ देती है हाइड्रोजन के सेल। तो इस डायग्राम से सिर्फ 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका टेम्परेचर पूछ लेगा, दूसरा सूरज से किरणें कहां से निकलती है वो पूछ लेगा, या आपका हाइड्रोजन के सेल कहां बनते हैं वो पूछ लेगा। तो वो बनते हैं कन्वेक्शन जोन या संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल बनते हैं। तो ये थी सूरज के आंतरिक हिस्से की बात। अब आ जाते हैं हम सूरज के बाहरी हिस्सा, मतलब ये तो था अंदर अंदर वाला।
अब आते हैं भार वाला हिस्सा, ये भार का हिस्सा जो हम देखते हैं। मैंने क्या कहा, हम जो पृथ्वी को आंतरिक हिस्सा नहीं देखते, पृथ्वी का अंदर का नहीं देखते, ऊपर ऊपर का देखते हैं, जब पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ है, मनुष्य है, मैदान है, नदियां है, ये जो हिस्सा हम देखते हैं। अब सूरज का भी वो हिस्सा देखते हैं। यहां पर भी सूरज की 3 लेयर हमें देखने को मिलती है। सबसे जो ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये बीच का, जो आप सूरज को कभी सूरज देखते हो ना और ये गोल दिखाई देता है, उसके गोल में बीच बीच में ये दिखाई देता है हिस्सा, इसी पार्ट को कहा जाता है क्या, प्रकाश मंडल। ये मैंने तीर बना रखा है, प्रकाश मंडल। इसी हिस्से को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। नाम से लग रहा होगा प्रकाश, की प्रकाश यहाँ में दिखता है। फोटोस्फीयर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। ये हिस्सा क्या है, सूरज का दिखाई देने वाला हिस्सा होता है। सूरज का दिखाई देने वाला हिस्सा कौन सा होता है, प्रकाश मंडल। इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। इसी के बाहर थोड़ा सा, इसी के साइडों में थोड़ा सा इस तरह से रिंग रिंग से आपको दिखाई देते हैं, चमकदार से। इसको कहते हैं हम क्या, वर्णमंडल। वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, इसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है 4000 से 10000 डिग्री सेल्सियस तक। ये घटता बढ़ता रहता है ऊर्जा के हिसाब से, क्योंकि सूर्य क्या है, तारा क्या है, एक ईंधन ही तो है। ईंधन कम होगा, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आता रहेगा। तो ये जो परिवर्तन आता है वो ईंधन खत्म होने के कारण ही आता है। ऊर्जा जितनी सूरज निकाल रहा है वो अपनी अंदर के ईंधन को निकाल रहा है। तो देखो, हम कहते हैं पृथ्वी का विनाश तो जरूर होना है, ठीक है, पृथ्वी का विनाश होना है, बट अभी काफी समय है, बट होना जरूर है, ठीक है। ये सब इनके कारण हो सकते हैं। सूरज का विनाश जब होगा तो पृथ्वी तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। ऊर्जा का जो एकमात्र हमारे पास स्रोत है वो सूर्य ही है, ठीक है। तो हाँ, प्रकाश मंडल के भारी, मतलब भारी हिस्से का, आंतरिक हिस्से का नाम क्या है, सूरज के भारी हिस्से का आंतरिक हिस्सा प्रकाश मंडल। उससे मध्यम हिस्से को कहते हैं हम वर्णमंडल, ठीक है, क्रोमोस्फीयर। इसका टेम्परेचर 4000 से 10000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है आपका क्रोमा, इसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य का मुकुट, वो कैसे, ये जो आप बाहर देखते हो ना छल्ले, ये रिंग से, यही आपका क्या है, ये वाला, यही आपका क्रोमा है, सूर्य का मुकुट। मुकुट क्यों इसको नाम दिया गया, तो आपने देखा होगा, आप राजा महाराजाओं या धार्मिक अगर चैनल देखते हो, भगवान वगैरह, तो आपने एक चीज नोट करी, भगवान के सिर के पीछे से लाइट से निकल रही होती है नहीं। वो एक अलग है कि काल्पनिक और वो चीजें, बट लाइट से निकल रही होती है। वो जो लाइट से निकालते हैं वो क्या होती है, लाइट जो निकल रही, पीछे कोई रोशनी होगी और लाइट निकल रही है, तो सेम वही है। तो ये भी एक मुकुट के समान हमें दिखाई देता है कि लाइट निकल रही है। तो इसको क्या कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, क्रोमा, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो होता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस से 27 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे अधिक टेम्परेचर इसका होता है 10 लाख से 27 लाख डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सूर्य का क्रोमा वाला हिस्सा, मतलब क्रोमा वाला हिस्सा सूर्य का कब देखने को मिलता है, ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि क्रोमा का कौन सा हिस्सा आप कब देख पाओगे। तो आपको याद रखना है, क्रोमा आप वैसे नहीं देख सकते। अगर अभी आप सूर्य को देखना चाहो तो आप नहीं देख सकते। इसको आप कब देख सकते हो, जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब चंद्रमा सूर्य के मध्य में आ जाता है तो क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। और ये लगने के बाद वो इस हिस्से को छुपा देता है और साइडों का जो हिस्सा चमकदार होता है छल्ले की तरह, वही आपका क्रोमा होता है, वही आपका सूर्य का मुकुट होता है, जिसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के समय हम क्रोमा को देख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी सूर्य को लेके, और कुछ फैक्चुअल पॉइंट हम सूर्य का देख लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती है सूर्य में, ठीक है। तो ये देखिए, ये सूर्य से संबंध में कुछ पॉइंट है, ठीक है, जो आपको मतलब बेसिकली याद रखने हैं। जैसे कि सूर्य में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 75% है, हाइड्रोजन जो उपस्थित है वो 75% है, और हीलियम 24%।
तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा है सूर्य में, जो कि कितना है 75%, और हीलियम कितना है 24%, और 1% है आपके अन्य तत्व, ठीक है, जो मतलब बाकी गैसें है वो आपकी 1% है। हाँ, पृथ्वी जो सूर्य का द्रव्यमान है, अच्छा देखो कंपैरिजन जो हम करेंगे सूर्य और पृथ्वी से करेंगे, क्योंकि हम कंपैरिजन उसी से करते हैं जिसकी जानकारी हमारे पास होती है। जैसे हम भारत के जो लोग होते हैं कंपैरिजन किससे करते हैं ज्यादातर, पाकिस्तान से, क्योंकि वो हमारे नजदीक में और वो ही हमें लगता है कि वो हमारे इक्वल है, तब हम उससे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर हम देखते हैं, पृथ्वी से ही सूर्य का कंपैरिजन करेंगे तो सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से 3,32,000 ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना बड़ा है पृथ्वी से, 3,32,000। तो आप अंदाजा लगा लो कितनी पृथ्वी समाहित हो जाएगी सूरज के अंदर। सूर्य पृथ्वी से अगर साइज में ही देख ले तो 109 गुना बड़ा है, जो पृथ्वी का साइज है उससे 109 गुना करना उसके साइज से, उतना बड़ा क्या है हमारा सूर्य है। ये आपके एग्जाम में आते तो ये पॉइंट आप लिख लो। हाँ, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है, वो 28 गुना ज्यादा है पृथ्वी से। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है सूर्य से 28 गुना ज्यादा है, तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरा, सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करता है। देखो परिक्रमा और घूर्णन दोनों अंतर है। परिक्रमा होती है किसी चीज को ऑब्जेक्ट मान के घूमना, जैसे पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, बट घूर्णन होता है अपनी एक्सिस पे घूमना। जैसे मैं हूं, मैं अगर घूर्णन करूंगा तो मैं यहीं के यहीं घूमना शुरू कर दूंगा, मतलब अपनी एक्सिस पे या अपनी जगह पे स्थित होकर ही यूं घूमना शुरू कर दूंगा, तो ये होगी घूर्णन। लेकिन परिक्रमा होगी किसी एक चीज को ऑब्जेक्ट मान के उसके राउंड राउंड चक्कर ऐसे लगाने लग जाऊंगा, तो वो परिक्रमा। तो घूर्णन अगर बात करें तो अपनी एक्सिस पे सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करता है। क्वेश्चन आते हैं ये याद रखने हैं। दूसरा, सौर मंडल का मुखिया किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 14.96 किलोमीटर क्या है, मतलब करोड़ किलोमीटर दूर है। 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर, लगभग 15 करोड़ लिख सकते हो आप, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे स्थित है, ठीक है। लेकिन ये दूरी कम ज्यादा होती है, क्यों होती है बताओ, क्योंकि वो अंडाकार रूप में चक्कर लगा रहा है। तो कभी 3 जनवरी में कम दूरी, 4 जुलाई में ज्यादा दूरी, क्योंकि वो स्थिति अपसोर उपसोर वाली होती है, ठीक है। लेकिन औसतन आपको 1496 याद रखना, 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी सूर्य के लिए, ठीक है, सूर्य के संबंध में कुछ चीजें थी, इसको याद रखना। एक होता है गोल्डीलोक जोन। गोल्डीलोक जोन आप थोड़ा समझ लो क्या होता है, इस बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है गोल्डीलोक जोन के बारे में। देखो गोल्डीलोक जोन क्या होता है, ये है सूर्य, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, ये 4 ले लेते हैं मंगल तक, ठीक है। मंगल, पृथ्वी और शुक्र। अब आपको एक चीज पता है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन यापन हो सकता है, यही एकमात्र हमारे पास ग्रह है। बट ये क्यों है ऐसा, क्योंकि पृथ्वी बिल्कुल सही जगह पे है। सूरज के डिस्टेंस जो है, इसके बीच की डिस्टेंस वो बिल्कुल सही जगह पे है। अगर यही पृथ्वी थोड़ा नजदीक होती, यहां होती, तो आप रह लेते पृथ्वी पे, नहीं रह पाते, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता। यही पृथ्वी अगर थोड़ी दूरी पे चली जाती, यहां आ जाती, तो रह लेते, नहीं, टेम्परेचर घट जाता, मतलब ठंडा हो जाता ज्यादा। तो समान टेम्परेचर आपको किस जगह मिल रहा है, वो इस पॉइंट पे आपको समान टेम्परेचर मिल रहा है। सूरज और इसकी इस वाली डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस होनी चाहिए, एक तारे और ग्रह के बीच में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि उस ग्रह पे समान टेम्परेचर मिले, समान ऑक्सीजन, समान गैसें मिले और समान वाटर मिले। पृथ्वी हमारा सेम वैसा है, पानी भी है, उतनी मात्रा में लाइट मिलती है, उतनी मात्रा में दूरी भी उतनी है, और क्या बोलते हैं, ना ज़्यादा वो है हीट, ना ज़्यादा करीब है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंडा है। वहाँ जाओगे तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जम जाओगे ग्रह, और इधर होगा तो
बुरा हालत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जगह पे है। तो इसी सही जगह को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन। तो गोल्डीलॉक्स जोन अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है, मतलब एक ऐसा पॉइंट ही होता है कि किसी भी तारे और ग्रह की दूरी उतनी हो कि जहां पर उसको समान टेम्परेचर मिल रहा है। जितना एक मनुष्य जिस टेम्परेचर में रह सकता है, कोई प्रजाति उस जगह पे निवास कर सकती है उतने टेम्परेचर में, तो उस जगह को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, तो गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा एरिया है जहां पर जीवन यापन हो सकता है। तो हमारी पृथ्वी भी कौन से जोन में है? गोल्डीलॉक्स जोन में है। कोई पूछेगा मंगल गोल्डीलॉक्स जोन में है? नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा दूर। शुक्र है? नहीं है। बुध है? नहीं है। लेकिन पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में है, उस जगह पे वो अपनी सही स्थिति में है। तो वैज्ञानिक ऐसे ही ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में आते हो, ऐसे ढूंढ रहे हैं कि जहां समान टेम्परेचर हो, समान पानी हो। वैज्ञानिकों को मिला है, एक मिला है K2 18b। ये ग्रह है जो हमारी गैलेक्सी से मिलियन, मतलब जो हमारी मंदाकिनी है उस गैलेक्सी से मिलियन करोड़ किलोमीटर दूर है एक गैलेक्सी। उस गैलेक्सी पे हमें K2 मिला है, K2 80b ये ग्रह मिला है। इस ग्रह पे जल मिला है भाप के रूप में, लेकिन भाप के फॉर्म में जल मिला है, भाप के रूप में। इस पर ये भी परिक्रमा कर रहा है अपने नजदीकी ग्रह की। ठीक है, ये भी क्या, ये भी जीवन यापन के लिए ग्रह है, मतलब यहाँ जीवन है, ऐसा अनुमान है। जीवन है। K2 18b में जल मिला है भाप के रूप में, ये भी परिक्रमा कर रहा है किसी ग्रह की, और यहाँ पर भी जीवन संभव है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, ये अभी नई खोज हुई है लेटेस्ट में K2 18b की। बट यहाँ एक समस्या ये है कि यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। अगर प्रकाश की चाल से भी चला जाए, वैसे ये मुमकिन नहीं है, अभी इसकी रिसर्च चल रही है, लेकिन भविष्य में कभी मनुष्य इतना अपने मतलब आधुनिक हो जाता है, इतना डेवलपमेंट कर लेता है कि वो प्रकाश की चाल से चल सके, तो यहाँ पर जाने में भी कम से कम लाखों करोड़ साल लगेंगे। तो आप अंदाजा लगा लो, प्रकाश की चाल से जाने में ही वहाँ इतना टाइम लगेगा। तो ये सिर्फ एक कल्पना है कि यहाँ जाना है, यहाँ निवास कर सकते हैं। अभी पृथ्वी एक ऐसा ही है, बस यहीं रह लो, वो ही ठीक है, बाकी ग्रह छोड़ो। ठीक है, बट ये मिला है, आपको ये याद रखना है। K2 18b आपका गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। गोल्डीलॉक्स जोन K2 उन ग्रहों को कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है केपलर। ठीक है, केपलर ये वो ग्रह होते हैं जहां पर जीवन संभावना मनुष्यों को लगता है कि यहाँ हम रह सकते हैं, तो उनको K2 के फॉर्म में लिखा जाता है, और आगे संख्या 18b 18c इस तरह से संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो है K2 80b है जो अभी खोजा गया लेटेस्ट, जो कि गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। ठीक है, अब हमने अपना सन को, सूर्य को समझ लिया और थोड़े सिद्धांत हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे अपना खगोल विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी पे हम पहुंच जाएंगे अपने मतलब अंतिम, उसमें सौर मंडल पूरा कवर कर लेंगे, ग्रहों के बारे में सब पढ़ लेंगे। पृथ्वी को फिर समझना हमारा लिए रह जाएगा। फिर हम पृथ्वी के अंदर घुसेंगे और अंदर की संरचना को समझेंगे, नदियां पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें। फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ आप खगोल विज्ञान पढ़ रहे हो, अब ज्योग्राफी आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपका आज का यही हो, मतलब इतना ही हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पूरा सौर मंडल कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप में से कौन कौन किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और कुछ भी आपको क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।